हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र बिहार तथ्यसार की इस सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम बिहार तथ्यसार की 2024 के लिए लेटेस्ट मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार का भूगोल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज आपकी, एक मैराथन क्लास होगी। यहाँ पर हम बिहार के भूगोल को कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है। जितना भी इस बुक में दिया गया है तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको इस मैगज़ीन का इंडेक्स दिखाते हैं, यहाँ पर किस तरीके से इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, कैसे यहाँ पर आपके चैप्टर दिए गए हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका इंडेक्स है। सबसे पहले है यहाँ पर बिहार का सामान्य परिचय। तो ये पहला जो चैप्टर है ये बिहार के सामान्य परिचय के बारे में है, ठीक है। तो इसे हमने कवर कर लिया है। आपको बता दें कि इसकी क्लास आपकी आ चुकी है और आज ही हम इस मैगज़ीन की प्लेलिस्ट बना देंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर इसकी जितनी भी क्लासेस अभी तक आ चुकी हैं आप उन्हें वहाँ पर जाकर देख लेना, ठीक है। और इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से याद कर पाएँ। देखिए, तो आपका यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद हमने कवर किया था बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर पर आपका एक क्लास आया था, ठीक है। बिहार करंट अफेयर पर एक क्लास आई है, दूसरी क्लास भी आज ही आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका बिहार करंट अफेयर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार का भूगोल, ठीक है। तो बिहार का भूगोल कंप्लीट करने के बाद बिहार का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आपका बिहार का भूगोल शुरू हो जाता है। देखिए, बिहार देश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह पूरी तरह से लैंडलॉक्ड राज्य है। हालांकि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्री क्षेत्र बहुत दूर नहीं है। ध्यातव्य है कि बिहार आकार में आयताकार है। इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई लगभग 483 किलोमीटर और लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 345 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फैक्ट पता चल रहे हैं बिहार के बारे में, जो बिहार का एक सामान्य परिचय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि बिहार देश के पूर्वी भाग में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। और यह किस प्रकार का राज्य है? तो यह पूरी तरह से लैंडलॉक्ड राज्य है। लैंडलॉक्ड राज्य का क्या मतलब होता है? लैंडलॉक्ड राज्य का मतलब होता है जब किसी भी राज्य के चारों तरफ सिर्फ जमीन हो, भूमि हो, ठीक है, उसकी जो सीमा है वो समुद्र से टच नहीं होती है, तब हम उसे लैंडलॉक्ड राज्य कहते हैं। इसी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री होती हैं। तो ये बिहार क्या है? बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है क्योंकि इसकी जो सीमा है वो समुद्र से टच नहीं करती है, ठीक है। लेकिन फिर भी बिहार के जो पूर्व साइड में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो उसके माध्यम से इसकी जो सीमा है वो समुद्री क्षेत्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है, ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। बिहार आकार में आयताकार है। तो बिहार का आकार कैसा है? बिहार आकार में आयताकार है। इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कितनी है? तो बिहार की पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई लगभग 483 किलोमीटर है। और लंबाई कितनी है? लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 345 किलोमीटर है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि औसत समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 53 से 55 मीटर है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। तो बिहार राज्य यह आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कुछ भी 200, 250, 300 यहाँ पर पूछ लिया जाए, ठीक है, कि बिहार समुद्र से इतना दूर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिहार समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफी सारे फैक्ट को सीख लिया है, याद कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार 83 डिग्री 1950 पूर्व से 88 डिग्री 1740 पूर्व देशांतर के मध्य। यहाँ पर बिहार की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो यहाँ पर आपको दी गई है, जिसे आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है। इसे आप अच्छे से देखेंगे। देखिए, तो बिहार 83 डिग्री 1950 पूर्व से 88 डिग्री 1740 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 83 डिग्री 19 से
88°17, ठीक है, ये मोटा मोटा आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 24°20'10 उत्तरी अक्षांश से 27°31'15 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24°20 से 27°31 अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पर आपको बिहार का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार ध्यान रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 2.86% हिस्सा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं बिहार का देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.86 यानी 2.86% यहाँ पर हिस्सा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है बिहार का, तो आपको ध्यान देना है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान हो गया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाता है राज्यों में कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। लेकिन राज्यों के साथ अगर केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूछा जाता है, दोनों को मर्ज करके मिलाकर पूछा जाता है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से बिहार का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर 13वां स्थान है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना को। देखिए, तो ये बिहार की भूगर्भिक संरचना यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको चट्टानों के प्रकार बताए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार की जो चट्टानें हैं ये बिहार के कौन से जिलों में मिलती है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से देखना है। देखिए, यहाँ पर आपको 4 प्रकार की चट्टानें दी गई हैं। धारवाड़ प्रकार की चट्टानें, विंध्यन प्रकार की चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें और क्वार्टनरी चट्टानें। तो बिहार में ये 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आपको जो यहाँ पर याद रखना है वो याद रखना है कि ये जो चट्टानें हैं ये बिहार के कौन से जिले में पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धारवाड़ चट्टानों की। तो आप देख सकते हैं धारवाड़ चट्टानें मुख्य रूप से बिहार में दक्षिण पूर्व बिहार में पाई जाती हैं। तो आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से याद रखना है। अगर आपको मैप के थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप जिले देखकर वहाँ पर पहचान लेंगे कि दक्षिण पूर्व बिहार का जिला कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है। इसीलिए ये मेन चीज़ है। ठीक है, तो धारवाड़ प्रकार की चट्टानें बिहार में कहाँ मिलती हैं? दक्षिण पूर्व बिहार में मिलती हैं। दक्षिण पूर्व बिहार में भी बेसिकली मुंगेर, जमुई, नवादा में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुंगेर, जमुई और नवादा ये 3 यहाँ पर मेन जिले हैं जहाँ पर आपकी धारवाड़ प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। दूसरा है आपका विंध्यन प्रकार की चट्टानें। विंध्यन प्रकार की चट्टानें फ्रेंड्स आपकी दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलती हैं। तो ये कहाँ पर मिलती हैं? दक्षिण पश्चिम बिहार में। दक्षिण पश्चिम बिहार में भी कैमूर एवं सोन नदी घाटी, रोहतास में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको इन जिलों के नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, आप इनके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, वरना आप वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा है आपका टर्शियरी चट्टानें। तो टर्शियरी प्रकार की चट्टानें ये आपकी बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मिलती हैं, मुख्यतः पश्चिम चंपारण में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्शियरी चट्टानें कहाँ मिलती हैं बिहार में, तो ये आपकी पश्चिम चंपारण जिले में मिलती हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वार्टनरी चट्टानें। तो क्वार्टनरी प्रकार की चट्टानें ये बिहार में हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में पाई जाती हैं। बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टान पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के अधिकांश भागों में क्वार्टनरी प्रकार की चट्टान पाई जाती है और ये हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों के भागों में भी पाई जाती हैं। ये आपको ये जो आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है चट्टानों के प्रकार और क्षेत्र, इसको आपको
काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि धारवाड़ प्रकार की चट्टानें बिहार के निम्न जिलों में से किस में मिलती है या किस में नहीं मिलती है, इसीलिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये चट्टानें कहाँ मिलती हैं। तो हमने देखा कि धारवाड़ चट्टानें दक्षिण पूर्व बिहार में मिलती हैं, विंध्यन प्रकार की चट्टानें दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलती हैं, ये जिले आप याद रख लेंगे। इसके अलावा टर्शियरी चट्टानें बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र मुख्यतः पश्चिम चंपारण जिले में मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बिहार की भूगर्भिक संरचना को काफी अच्छे से समझ लिया है। अभी नेक्स्ट है आपके सामने भू आकृतिक विभाजन। यहाँ पर हम बिहार का भू आकृतिक विभाजन करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल दृष्टि से बिहार को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। एक है आपका शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो हमने यहाँ पर बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा है। इन तीनों को आप ध्यान रख सकते हैं। ये है आपका, एक तो है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान, तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ठीक है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी है, इनका जो निर्माण है वो कौन से काल में हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इनका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। तो आप देख सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, यह बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। इसे रामनगर दून, सुमेश्वर श्रेणी एवं हरहा घाटी के रूप में उप विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो आप शिवालिक श्रेणी को निम्न भागों में बांट सकते हैं। आप इसे रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी के रूप में बांट सकते हैं। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर ऊंची है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर काफी अच्छे से ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार में कहाँ पर है, तो यह पश्चिम चंपारण जिले में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 880 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिकनाठोरी, कापन तथा हरहा प्रमुख दर्रे हैं। तो आप यहाँ पर दर्रे भी देख सकते हैं इस क्षेत्र के, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमेश्वर, भिकनाठोरी, कापन और हरहा, ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान एवं गंगा का दक्षिणी मैदान। चलिए यहाँ पर मैदान को समझते हैं। देखिए, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गंगा का मैदान बिहार में कितने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्र गंभीर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान कैसा है, अग्र गंभीर है। बस इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे ध्यान रखना। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा में दक्षिणी दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना हुआ है। उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग भी पाए जाते हैं, जिसे चोर या मन कहा जाता है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल शब्दावली दी गई है, कौन सी है, तो आप देख सकते हैं चोर या मन। आपसे पूछा जा सकता है कि ये चोर या मन क्या है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख सकते हैं कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाए जाते हैं। तो चोर या मन क्या है, चोर या मन प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग हैं, जिन्हें चोर या मन कहा जाता है। चोर का
प्रमुख उदाहरण पश्चिम चंपारण का लखनी चोर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चोर आदि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये लखनी चोर कहाँ पर पाया जाता है, तो लखनी चोर ये आपका पश्चिम चंपारण जिले में है, जबकि बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चोर ये आपका पूर्वी चंपारण जिले में है। और ये क्या है, ये प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर और खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। तो ये एक त्रिभुजाकार मैदान है आपका दक्षिणी मैदान। इस क्षेत्र में टाल निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये टाल क्या है, टाल भी ये निम्न भूमि क्षेत्र हैं जो बेसिकली आपका पटना से लखीसराय तक फैले हुए हैं। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दियारा भूमि दी गई है, यहाँ पर आपको टाल दिया गया था। इस प्रकार की जो शब्दावली हैं ये किस संदर्भ में प्रयोग की जा रही हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र ये आपका दियारा भूमि यहाँ पर कहलाते हैं। इसके अलावा उत्तरी गंगा मैदान में चोर निम्न भूमि एवं मन क्या है, मन गोखुर झील है। ठीक है, चोर है आपकी निम्न भूमि और मन यहाँ पर गोखुर झील है। तो इनकी आकृति यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर, उत्तरी गंगा के मैदान में। इसके अलावा जो आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह नीस, शिस्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिले में कैमूर का पठार है, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियाँ, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर बिहार की प्रमुख नदियों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिहार की प्रमुख नदियाँ यहाँ पर देखते हैं। देखिए, बिहार में लगभग 3.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल का विस्तार है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 4.1% हिस्सा है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा कौन सी नदियां निर्धारित करती हैं, तो ये है आपकी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां। इसके अलावा बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, सरयू, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख है। तो ये फैक्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और गंगा नदी बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। इन जिलों के नाम आप यहाँ पर ध्यान देंगे, भोजपुर और सारण जिला। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नदी बिहार के कौन से जिलों के माध्यम से प्रवेश करती है। तो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। यहाँ पर आपको गंगा की सहायक नदियों को भी याद करना है। तो गंगा की सहायक नदियों में है गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा जिसे सरयू भी कहा जाता है, कोसी, महानंदा इत्यादि नदियां प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो गंडक नदी अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाते हुए गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में बहती हुई खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन सी नदी गंगा में किस स्थान पर मिल रही है।
क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बूढ़ी गंडक नदी की। तो आपने देखा कि बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है, ये आपकी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने के बाद बूढ़ी गंडक नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में बहती हुई खगड़िया में गंगा से मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, यह खगड़िया में मिल जाती है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाणगंगा, हरहा, मनियारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपको बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदियों को भी याद रखना है। ये हैं आपकी बाणगंगा, हरहा और मनियारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर जिलों में अत्यधिक जान माल की हानि होती है। लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकेया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलने वाली कोशी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, ये आपका कोशी नदी को कहा जाता है। यह गंगा से मिलने के पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोशी नदी डेल्टा बनाती है या नहीं बनाती है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोसी नदी गंगा से मिलने से पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोन नदी की। सोन नदी को आपको अच्छे से समझना है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, पटना के निकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गया के निकट इसका विशाल पाट है। इसके अलावा बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल आर्द्रभूमि स्थल की झील है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि बिहार के बेगूसराय में कांवर झील कहाँ पर है। कांवर झील ये आपके बिहार के बेगूसराय जिले में है। ठीक है, तो बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है। तो ये एक आर्द्रभूमि स्थल है, वेटलैंड भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बिहार की नदियों को टेबल के माध्यम से लर्न करने का प्रयास करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार की प्रमुख नदियां यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर हमको 4 चीजों को समझना है। सबसे पहले नदी का उद्गम कहाँ से है। ठीक है, इसका मुहाना या संगम कहाँ पर होता है और किसी भी नदी की क्या विशेषताएं हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में याद रखना है। ये टॉपिक ज्योग्राफी में बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नदियों का, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार की प्रमुख नदियों से। सबसे पहली नदी है आपके सामने गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम देखते हैं। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के गोमुख से उत्तराखंड से होता है। ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री के गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना या संगम कहाँ पर है, तो गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, गंगा नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है बेसिकली, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है, इसे ही मुहाना कहा जाता है। तो गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। गंगा नदी की विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा के तट पर बिहार के कौन कौन से जिले स्थित हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है कि गंगा नदी के किनारे बिहार के कौन कौन से जिले स्थित हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले ये गंगा के तट पर स्थित हैं।
इसके अलावा भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर, भोजपुर और सारण जिले। गंगा नदी भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 405 किलोमीटर है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे स्थित जिले 12 हैं। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित जिले कितने हैं, टोटल 12 जिले बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। कौन कौन से जिले हैं, ये हैं आपके भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय एवं मुंगेर। तो ये टोटल 12 जिले हैं जो बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई बिहार के कौन से जिले में है, तो आपको बता दें कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। इसके अलावा गंगा नदी में उत्तर दिशा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आपको गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को भी याद रखना है। ठीक है, तभी ये आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा। तो गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बया नदी। इसके अलावा दक्षिण दिशा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ये हैं आपकी सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल, फल्गु, कावथोरा, धर्मावती, गंगी तथा बदुआ नदी। ठीक है, ये दक्षिण दिशा की प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा की। तो यहाँ पर यह हमने गंगा नदी को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपको याद रखना है ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरी नदी है आपके सामने घाघरा नदी। देखिए घाघरा नदी यहाँ पर दी गई है, घाघरा को ही सरयू भी कहा जाता है। बात करते हैं घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप देख सकते हैं घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत पठार में माम चाचुंगो ग्लेशियर से होता है। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ पर है घाघरा का, तो घाघरा का मुहाना बेसिकली ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, घाघरा का संगम किस में होता है, रेविलगंज, सारण में गंगा नदी से घाघरा का संगम हो जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो गुठानी सिवान के समीप बिहार में ये प्रवेश करती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है घाघरा नदी। घाघरा की सहायक नदी कौन सी है, ये भी आप याद रखेंगे। घाघरा की सहायक नदी है राप्ती और महाकाली। राप्ती और महाकाली किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये घाघरा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरी है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल, हिमालय, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप होता है। ठीक है, गंडक नदी का जो उद्गम है ये आपका नेपाल, हिमालय से होता है। इसका मुहाना कहाँ पर है या संगम कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं पहलेजा घाट के निकट पटना में गंगा नदी में गंडक नदी मिल जाती है, तो इसका संगम गंगा नदी में हो जाता है। देखिए गंडक नदी की विशेषताएं, नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध है गंडक नदी। इसकी 7 मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, ये हैं इसकी त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, माश्यांगदी, सेती, दरोंदी, मादी, काली गंडक, नारायणी। ठीक है, काली गंडक, ये 7 सहायक नदियां हैं गंडक नदी की, और नेपाल में इसे सप्त गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नारायणी, सालिग्रामी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई कितनी है, तो गंडक नदी की लंबाई है 640 किलोमीटर। गंडक नदी हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे नगर हैं। आप देख सकते हैं कि गंडक नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो गंडक नदी के तट पर बेसिकली हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर नगर बसे हुए हैं। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चौथी नदी है आपके सामने बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम चौतरवा और बिशंभुर, ठीक है, बिशंभरपुर पश्चिम चंपारण से होता है, और इसका जो संगम है गंगा नदी में हो जाता है खगड़िया के निकट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है यहाँ पर जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी का संगम किस में और कहाँ पर होता है, इस स्थान का जो नाम है ये आपको याद रखना है कि बूढ़ी गंडक नदी का संगम गंगा नदी में खगड़िया के निकट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। बूढ़ी गंडक नदी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। मसान, बालोर, पंडई, सिकता, तिलवे, त्यूर, धनोती, कोहरा, दंदा ये इसकी सहायक नदियां हैं।
बाढ़ के दिनों में मार्ग बदल लेती है। बूढ़ी गंडक नदी आप देख सकते हैं बाढ़ के दिनों में मार्ग बदल लेती है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो ये बूढ़ी गंडक नदी है। ये पॉइंट भी आपके लिए याद रखना जरूरी है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये बूढ़ी गंडक नदी है। नेक्स्ट है आपका 5वीं नदी, आप यहाँ पर देख सकते हैं बागमती। तो बागमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से बागमती नदी का उद्गम होता है। इसका संगम कहाँ पर होता है? तो कोशी नदी बदला घाट में इसका संगम होता है। ठीक है। इसके अलावा बागमती नदी की कुल लंबाई 589 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई इसकी 394 किलोमीटर है। इसके अलावा सोरावती ग्राम ढेगा सीतामढ़ी जिले में बिहार में प्रवेश करती है। तो बागमती नदी बिहार में कौन से जिले से प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है आपका 6ठी नदी कमला बलान। कमला बलान आप देख सकते हैं ये महाभारत श्रेणी नेपाल से इसका उद्गम होता है। बागमती बदलाघाट के पास इसका संगम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमला बलान, ये आपकी मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है। मैनावती, धोरी, बलान मुख्य सहायक नदियां हैं इसकी। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा कमला बलान बेसिन की मुख्य नदी की बिहार में कुल लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है। 7वीं नदी है यहाँ पर आपकी कोशी नदी। चलिए कोशी नदी को काफी अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। कोशी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बत में है। यह कुर्सेला कटिहार जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अरुण, सुनकेसी और तमूर कोसी के संगम से कोशी हिमालय क्षेत्र से बनती हैं। भारतीय सीमा में भीमनगर के समीप सुपौल जिले से प्रवेश करती है कोशी नदी। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है ये, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार में कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जितना भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं इन्हें आपको याद कर लेना है। 8वीं नदी है आपके सामने महानंदा। चलिए महानंदा को देखते हैं। तो महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग से होता है और इसका संगम गोदावरी घाट बांग्लादेश गंगा नदी में हो जाता है। ठीक है, महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, उत्तर दिनाजपुर, बिहार के किशनगंज, मालदा, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है आपकी सोन नदी। सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम यहाँ से होता है और पटना के निकट गंगा नदी में सोन नदी का संगम हो जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। तो आदि नदियां ये सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। इन पॉइंट को आपको काफी अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका पुनपुन नदी। ठीक है, 10वीं नदी यहाँ पर पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड, पलामू, छोटा नागपुर पठार से होता है और इसका संगम फतुहा, पटना के निकट गंगा नदी में हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट नदी है, इसे आप नहीं भूलेंगे, याद करेंगे अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक नदी, पुनपुन की सहायक नदी मोरहार एवं दरधा है। नेक्स्ट है आपके सामने कर्मनाशा नदी कैमूर पर्वत, कैमूर बिहार से इसका उद्गम होता है और चौसा के निकट गंगा नदी में संगम हो जाता है। आप देख सकते हैं कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ, अपवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि बिहार में अपवित्र नदी किसे माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को बिहार में अपवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट है आपकी अजय नदी देवघर, झारखंड से इसका उद्गम होता है और पश्चिम बंगाल में भगीरथी नदी में इसका संगम हो जाता है। यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अजय नदी बिहार में मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है आपका किऊल नदी आपकी झारखंड के खड़गडिहा, गिरिडीह तीसरी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और इसका संगम सूरजगढ़, लखीसराय गंगा नदी में हो जाता है। किऊल नदी बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है। जमुई, लखीसराय, किऊल ये इसके नगर
तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है आपके सामने फल्गु नदी। फल्गु नदी आपकी लीलाजन, निरंजना और मोहना के संगम से गया बिहार में इसका उद्गम होता है और पुनपुन नदी में इसका संगम होता है। आपको बता दें कि फल्गु नदी बौद्धों एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान पिंड दान के लिए भी ये प्रसिद्ध है और भारत का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम भी आपका फल्गु नदी पर बनाया गया है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट है यहाँ पर जिन्हें आपको याद कर लेना है। एक बार फिर से बता दें कि फल्गु नदी का संगम पुनपुन नदी में होता है। ठीक है, फल्गु नदी बौद्धों एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है और पितृ पक्ष के दौरान पिंड दान के लिए भी ये नदी प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम, जिसे गयाजी डैम कहा जाता है, ये भी आपका फल्गु नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कांवर झील, जिसे काबरताल भी कहा जाता है। काबरताल कांवर झील को जुलाई 2020 में रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि बिहार का रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है। ये है आपका कांवर झील, जिसे 2020 में रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार की जो प्रमुख नदियां थी इन्हें हमने यहाँ पर काफी अच्छे से डिस्कस किया है। अभी जो नेक्स्ट है आपका, ये है बिहार के महत्वपूर्ण जलकुंड। चलिए इन्हें भी देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको काफी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, बिहार के महत्वपूर्ण जलकुंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ नाम और दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल दिया गया है। चलिए इन्हें भी याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो बिहार का महत्वपूर्ण जलकुंड है, यह है आपका ब्रह्मा कुंड। आपको बताना है ब्रह्मा कुंड कहाँ पर है। तो ब्रह्मा कुंड ये आपका बिहार के राजगीर जिले में है और ये सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। ठीक है, तो ब्रह्मा कुंड कहाँ पर है? ब्रह्मा कुंड आपका राजगीर में है। दूसरा है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड भी आपका राजगीर में है। तीसरा है आपके सामने ऋषि कुंड। ऋषि कुंड आपका मुंगेर जिले में है। ठीक है, ये आप याद करेंगे कि ऋषि कुंड आपका बिहार में मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड आपका बिहार के मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट है आपके सामने सप्तधारा, ठीक है, या सतधरवा। तो सप्तधारा जलकुंड आपका ये राजगीर में है, इसे आप याद करेंगे। नेक्स्ट है मखदुम कुंड। मखदुम कुंड ये भी राजगीर जिले में है। नेक्स्ट है सीता कुंड और रामेश्वर कुंड। सीता कुंड और रामेश्वर कुंड ये आपके मुंगेर जिले में है। तो ये बिहार के महत्वपूर्ण जलकुंड है जिन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार का मैप दिया गया है जिसमें झील, जलप्रपात एवं कुंड दर्शाए गए हैं। तो ये बिहार का मैप है, इसे आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार के जिले यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपको बिहार के मैप को काफ़ी अच्छे से समझना है। देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम चंपारण जिला है, ये पूर्वी चंपारण जिला है, ये बिहार के उत्तरी जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर शिवहर है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये बिहार के उत्तरी जिले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई जिला है और यहाँ पर ये मुंगेर जिला है। मुंगेर जिले में अभी हमने आपको बताया कि मुंगेर जिले के अंदर ही आपका ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड स्थित हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस मैप को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात की। तो यहाँ पर हम बिहार के प्रमुख जलप्रपात डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, एक तरफ नाम दिया गया है, देन जिला और उसकी विशेषता हम यहाँ पर देखेंगे। तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात में सबसे पहला है तेल्हार कुंड। तेल्हार कुंड ये कहाँ पर है? तेल्हार कुंड ये कैमूर जिले में है। ठीक है, दुर्गावती नदी के समीप स्थित है, कैमूर पठार पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। तो ये इसकी विशेषता है तेल्हार कुंड की। तेल्हार कुंड कहाँ पर है? कैमूर जिले में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने करकटगढ़, चैनपुर, कैमूर। ठीक है, तो करकटगढ़ जो ये आपका बिहार का जलप्रपात है ये कैमूर जिले में है, ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा करकटगढ़ जलप्रपात की विशेषता क्या है? तो कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट यह स्थित है। नेक्स्ट है आपके सामने ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। ठीक है, और ककोलत जलप्रपात ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 150 से 160 फीट है। नेक्स्ट है आपके सामने तुतला भवानी जलप्रपात। तुतला भवानी जलप्रपात ये आपका सासाराम जिले में है और तुतला भवानी मंदिर के निकट है।
नेक्स्ट है आपका मंझर कुंड जलप्रपात। मंझर कुंड जलप्रपात ये भी आपका सासाराम जिले में है और ताराचंदी कैमूर पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपके सामने धुआं कुंड। धुआं कुंड आपका सासाराम जिले में स्थित है और यह मजहर कुंड के निकट धोबा नदी पर 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बिहार के प्रमुख जलप्रपात को भी डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट है आपका बिहार के कृषि जलवायु जोन। यहाँ पर आपको बिहार के कृषि जलवायु जोन को समझना है। तो एक तरफ यहाँ पर आपको जोन दिखाए गए हैं, ठीक है। दूसरा मिट्टी का प्रकार, किस जोन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देन कितना यहाँ पर वर्षा होती है, औसत वर्षापात कितना है, तापमान कितना रहता है, मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं और कौन कौन से जिलों में ये बेसिकली पड़ता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिहार के कृषि जलवायु जोन की। सबसे पहला जोन है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान यहाँ पर है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान में यहाँ पर मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुहाई, दोमट से चिकनी तक, बाढ़ प्रवण, ये मिट्टी का प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान में पाई जाती है। औसत वर्षापात 1245 मिलीमीटर है, इसे आप देख सकते हैं। तापमान देख सकते हैं, अधिकतम 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। बात करते हैं मुख्य फसलों की, तो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, लीची की फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जो ये कृषि जोन है, ठीक है, कृषि जलवायु जोन है, ये कौन कौन से जिलों में पड़ता है। तो आपको बता दें कि ये बेसिकली पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय जिलों को कवर करता है। तो इन जिले, ये जो जिले हैं आपके, ये उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन में पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान जोन। उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान जोन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा मध्यम गठन, हल्की अम्लीय, बलुहाही से सिल्ट युक्त दोमट तक की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर औसत वर्षापात 1450 मिलीमीटर है। ठीक है, यहाँ का तापमान की बात करें तो अधिकतम 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो मक्का और जूट की फसल यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, ये कौन से जिलों में पड़ता है, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, तो ये कवर करता है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज जिले को। नेक्स्ट है आपके सामने दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान। तो दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान, ये जो आपका कृषि जलवायु जोन है, यहाँ पर जलोढ़ से बलुहाई दोमट तक की प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 1115 यहाँ का औसत वर्षापात है। टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद की फसल उगाई जाती है। और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान ये कवर करता है शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया आदि जिलों को। तो ये सारे जिले आपके दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट में आपको दिया गया है बिहार की मिट्टियाँ। ठीक है, बिहार की मिट्टियाँ यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गंगा का उत्तरी मैदान। गंगा के उत्तरी मैदान में कौन किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन से जिले में होती है। तो गंगा के उत्तरी मैदान में आप देख सकते हैं पर्वतपदीय चूनेदार मिट्टी है। ठीक है, यह पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में मिलती है। दूसरी है तराई प्रकार की मिट्टी। तराई मिट्टी यह पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज जिले तक फैली हुई है। तीसरी है आप देख सकते हैं बांगर प्रकार की मिट्टी। बांगर मिट्टी ये आपकी पूर्णिया, सहरसा, कोसी नदी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी आपकी दरभंगा, मुजफ्फरपुर में मिलती है। इसे करैल या क्यावाल मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बल सुंदरी मिट्टी। बल सुंदरी मिट्टी ये आपकी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक सारण एवं चंपारण के कुछ भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी खादर मिट्टी। खादर मिट्टी आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है आपका गंगा का दक्षिणी मैदान में। तो ये गंगा के उत्तरी मैदान में मिलने वाली मिट्टियां थी। अभी हम गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी की बात करेंगे। अगर देखें टाल मिट्टी, टाल मिट्टी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको इसे अच्छे से देखना है। तो दोस्तों टाल मिट्टी ये बक्सर से पीरपैंती तक
पटना, मुंगेर, भागलपुर में अधिकता इसकी है, ठीक है, टाल मिट्टी की। बलथर मिट्टी आपकी कैमूर पठार, राजमहल की पहाड़ियां, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट पाई जाती है और लोहा का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में मिलती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए यह उपयुक्त है, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिहार के कुल जल क्षेत्र 3.82 लाख है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% है। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है। नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है आपका नलकूप। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.1% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद 31.0% हिस्सा नहरों के पानी का तथा तालाब की सिंचाई का 2.2% हिस्सा है। सर्वाधिक 4.32 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में था और सबसे कम 0.25 लाख हेक्टेयर शिवहर जिले में है। विदित हो कि नहरों से सिंचाई के मामले में भी 3.19 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास शीर्ष पर था। तो आप देख सकते हैं शीर्ष पर यहाँ पर सिंचाई के मामले में कौन सा जिला है, रोहतास जिला है, जिसके बाद पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद का स्थान है। और सबसे कम में कौन सा जिला है, सबसे कम में आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवहर जिला है, ठीक है, सबसे ज्यादा रोहतास और सबसे कम शिवहर जिला। इसके अलावा राज्यों में नहरों से कुल सिंचाई में इन तीनों जिलों का संयुक्त हिस्सा लगभग 38.3% था। ध्यातव्य है कि समस्तीपुर जिले की सर्वाधिक 2.48 लाख हेक्टेयर जमीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज से सुसज्जित थी, जिसके बाद सीतामढ़ी और नालंदा का स्थान था। तो यहाँ पर हमने देखा कि कहाँ पर सिंचाई किस माध्यम से होती है, कहाँ पर सर्वाधिक होती है और कम होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप यहाँ पर ये टेबल देख सकते हैं, बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति, ठीक है, ये टेबल है, यहाँ पर आंकड़े ज़्यादा दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत सिंचाई क्षमता सृजन यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर एक तरफ योजना का नाम है और दूसरी तरफ इनकी सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का जो बचा हुआ काम है, ठीक है, बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर के पास वियर का निर्माण कार्य। दोस्तों यहाँ पर आंकड़े ज़्यादा दिए गए हैं जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सब यहाँ पर आंकड़े आपको बताए गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये आंकड़े हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि नहरों के द्वारा कितनी सिंचाई होती है, तालाब के द्वारा कितनी होती है, नलकूप या कुएं के द्वारा कितनी होती है। तो ये सब आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में चरम सिंचाई क्षमता कुल मिलाकर 117.54 लाख हेक्टेयर है। राज्य में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 2022-23 में 37.38 लाख हेक्टेयर थी। गत वर्ष वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 25.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो पाई थी। तो ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो ये पॉइंट कुछ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ कौन सी डेट को हुआ था, ये डेट आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ जल संरक्षण और सिंचाई के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत सारे सार्वजनिक पाइन आहारों और तालाबों का जीर्णोद्धार और बरसात में पानी इकट्ठा करके सिंचाई के मकसद से बाद में उसका उपयोग करने के लिए छोटी नदियों, नालों आदि पर चेक डैम या वियर का निर्माण किया जाना है। तो ये है आपकी जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन। जल संसाधन राज्य सरकार का लक्ष्य है जल संसाधन विभाग के जरिए कृषि क्षेत्र का रूपांतरण करना है, क्योंकि टिकाऊ जल प्रबंधन उसके मूल में है। उनका फोकस 3 क्षेत्रों पर है, सिंचाई अवसंरचना का आधुनिकीकरण, पानी के किफायती उपयोग वाले व्यवहारों को प्राथमिकता देना और तीसरा भूजल के ह्रास में कमी लाना। यह गंभीर चुनौतियों से निपटने और राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को रेखांकित करता है। इस संबंध में विभाग ने राज्य में जल स्रोतों के विकास और प्रबंधन के लिए 2022-23 और 2023-24 में अनेक उपाय किए हैं।
सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य में नियमित रूप से सिंचाई क्षमता बढ़ाने और नहर प्रणाली के अंतिम छोर तक प्रवाह सुनिश्चित करके गारंटी के साथ सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं। गौरतलब है कि वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रभार विभाग के पास है। पानी की उपलब्धता के आधार पर राज्य में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को चरम सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर है। तो ये भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, बिहार में फसल सघनता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। तो कौन से कदम हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बावजूद इसके वैज्ञानिक एवं नवाचारी कृषि की प्रकृति यहाँ बहुत कम दिखाई देती है। हालांकि बिहार सरकार ने बिहार की फसल सघनता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ का विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पहला है आपके सामने पश्चिम कोसी नहर योजना। पश्चिम कोसी नहर योजना देखिए, वर्ष 1962 में स्वीकृत और वर्ष 1971 से क्रियान्वित पश्चिमी कोसी नहर योजना नेपाल में बहुउद्देशीय परियोजना है और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का हिस्सा है। परियोजना के तहत 91.83 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का 35.13 किलोमीटर हिस्सा नेपाल में और 56.70 किलोमीटर हिस्सा भारत में है। इसका लक्ष्य 803 करोड़ रुपए की परियोजना व्यय से मधुबनी और दरभंगा जिलों में आप देख सकते हैं 2,65,265 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करना है। परियोजना को जून 2024 तक पूरी हो जाने की आशा है। तो ये थी आपकी पश्चिम कोसी नहर योजना। ठीक है, इसे 1971 से क्रियान्वित किया जा रहा है पश्चिमी कोसी नहर योजना को, और ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये पहला कदम था कृषि को सघन बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट है आपके सामने हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना 7 निश्चय 2 के तहत इस अग्रणी पहल का उद्देश्य है सभी गांवों में असिंचित खेतों को पानी उपलब्ध कराना है। इसके लिए क्षेत्र में काम करके और किसानों से परामर्श करके उपयुक्त योजनाएं चिन्हित की गई हैं। इस योजना के तहत सरकार पूरे राज्य में नहर, तालाब और चेक डैम सहित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, पुनर्निर्माण कर रही है और किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर उपकरण के साथ साथ प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रही है। ठीक है, जल संसाधन विभाग नोडल विभाग के अलावा लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और पंचायती राज विभाग भी चिन्हित योजनाओं को लागू करेंगे। जल संसाधन विभाग ने इस पहल के लिए 2023-24 में 200 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। अभी 1173 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा की गई हैं, जिनमें से 882 स्वीकृत हुई हैं और 291 योजनाएं प्रक्रिया अधीन हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी यहाँ पर हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमुख नदी परियोजनाएं। देखते हैं प्रमुख नदी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। गंडक परियोजना से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक है आपकी तिरहुत नहर जो कि पश्चिम की ओर से निकाली गई है, दूसरी है सारण नहर जो पूर्व की ओर से निकाली गई है। बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। डेहरी के पास से सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक है आपका डेहरी जल विद्युत केंद्र और दूसरा है बारून जल विद्युत केंद्र। ठीक है, वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया। बाण सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है। बाण सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1,250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया है। समझौते में यह भी प्रावधान था कि यदि सोन के क्षेत्र में कम जल उपलब्धता होगी तो तीनों राज्यों के हिस्से में जो कटौती होगी उसमें सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाण सागर जलाशय।
बाणसागर जलाशय से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को 2:1:1 के अनुपात में जल आवंटित किया जाएगा तथा इसके निर्माण की लागत भी इसी अनुपात में बांटी गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी बिहार में विकास किया गया है। यह है आपकी ढाका नहर। ढाका नहर कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में है। तेउर नहर पूर्वी चंपारण में तेउर नदी पर है। कमला नहर कमला नदी पर है, यह दरभंगा एवं मधुबनी जिले में पड़ता है। सकरी नहर सकरी नदी पर है, गया एवं मुंगेर जिले में। जमुना नहर जमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में बनाया गया है। ठीक है, देखिए दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर जिले की सिंचाई योजना है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनाशा नदी में मिलती है। ऊपर किऊल जलाशय परियोजना किऊल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। इसके अलावा बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डांग के पास रामनगर में बांध बनाकर नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है। इसके अलावा कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में हैं, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख नदी परियोजनाओं की बात की है। नेक्स्ट है आपके सामने सिंचाई परियोजनाएं। आप देख सकते हैं वृहद सिंचाई परियोजनाएं। वृहद सिंचाई परियोजनाएं किन्हें कहा जाता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल को सिंचित करने वाली योजनाओं को आप देख सकते हैं वृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल के बीच की योजना आएगी। लघु सिंचाई परियोजनाओं में 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्रफल की भूमि आती है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। नेक्स्ट है त्वरित सिंचाई लाभ योजना। यह योजना नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बैराज योजना का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके सामने कोसी जल विद्युत परियोजना। कोसी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के मध्य है। इस परियोजना के लिए वर्ष 1954 में आपसी सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज का निर्माण वर्ष 1955 में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1963 में पूर्ण हुआ। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। इनका निर्माण कार्य वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। नेक्स्ट है आपकी गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। यह जल विद्युत परियोजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई तथा वर्ष 1968 में पूर्ण हुई। इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित हैं। इस परियोजना को वर्ष 1961 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहली कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर बनाई गई है। बिहार यानी भारत और नेपाल के मध्य यह है। ठीक है, नेक्स्ट है सोन परियोजना। सोन परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है और बिहार में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बनाई गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल के मध्य गंडक परियोजना। ठीक है, इसका समझौता किया गया है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसमें राज्य शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने सोन परियोजना। चलिए सोन परियोजना को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर तथा 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। सोन बैराज, जिसे इंदिरापुरी बैराज भी कहा जाता है, एक जलाशय है जिसका निर्माण वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ और 1965 में पूर्ण हुआ। सोन पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिसे क्रमशः वर्ष 1986 एवं वर्ष 1993 में पूर्ण किया गया था। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। यह 1874 ईस्वी से परिचालन में है। ठीक है, बात करते हैं नदियों के अंतर संबंध की। देखिए नदियों का अंतर संबंध।
बिहार राज्य पानी के मामले में विरोधाभासी समस्याओं से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुछ मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं को देख सकते हैं और उनका संबंध किस जिले से ये भी आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले है डेहरी परियोजना। डेहरी परियोजना ये आपकी रोहतास जिले में है। वरुण परियोजना, वरुण जल विद्युत परियोजना ये औरंगाबाद में है। वाल्मीकि नगर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। कटैया जल विद्युत परियोजना सुपौल में है। अगनूर अरवल, नासरीगंज रोहतास, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण जिले में है। श्रीखंडी रोहतास में है। सेबारी रोहतास, बेलसार अरवल, अरवल ये आपका जैनागरा रोहतास में है। और डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल जिले में है। ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना। नेक्स्ट है बिहार में बाढ़। चलिए बिहार में बाढ़ को भी समझते हैं। देखिए, बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का लगभग 73.06% है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खासतौर पर असुरक्षित है और यहाँ की लगभग 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का हिस्सा लगभग 17.2% है। इस प्रकार देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का लगभग 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। वर्ष 2022-23 में बिहार में बाढ़ के कारण 17 जिलों में क्षति पहुंची, जिससे 0.57 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र के प्रभावित होने से फसल उत्पादन को आप देख सकते हैं 5,257.69 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीव्र ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं, जिससे नदियों के बेसिन उथले होते जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती हैं। वर्षा ऋतु में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति की स्रोत बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बाढ़ प्रवण जिले देख सकते हैं। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। इन 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़ प्रवण माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के बाढ़ प्रवण जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों की, जहाँ पर बाढ़ का अत्यधिक खतरा रहता है। तो ये उत्तर बिहार में रहता है। उत्तर बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा होता है और उत्तर बिहार में आपके पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, टोटल 15 जिले यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कुछ अन्य बाढ़ प्रवण जिलों भी आप देख सकते हैं जो आपके उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार में पड़ते हैं। दक्षिण बिहार में देख सकते हैं पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं बिहार के जलवायु एवं पर्यावरण की। तो बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण देखिए, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है। तो बिहार कैसी जलवायु में स्थित है? उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु, पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ वर्षा में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होती है। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जलवायु का वर्गीकरण करेंगे जो कि कोपेन के अनुसार है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG मध्य तापीय या गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया गया है। तो CWG से बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है CWA। CWA में किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि उत्तरी बिहार के क्षेत्र आते हैं और CSA में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण बिहार का क्षेत्र आता है। ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, इसे भी डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह उपोष्ण क्षेत्र में
अवस्थित है। यहाँ नम उपोष्ण जलवायु है। जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्यधारा में लाने वाला वर्ष रहा है। सबसे पहले तो पर्यावरण एवं वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। बात करते हैं आपदा प्रबंधन की, तो आपदा प्रबंधन पूरा बिहार प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं और 33 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आते हैं। दक्षिण बिहार के 8 जिले गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, देखिए एक मिनट, और बांका, ये अत्यंत सूखा प्रवण क्षेत्र में आते हैं। इनके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर चक्रवाती आंधी, तेज आंधी, शीतलहर और मानव जनित आपदाएं भी आती रहती हैं। साथ ही अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं भी आम बात है, जिससे आमतौर पर झोपड़ियों में रहने वाली गरीबी रेखा के नीचे की आबादी खास तौर पर प्रभावित होती है। अतः आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता का मुख्य विषय है। वन विभाग का लगभग 74% व्यय जलवायु परिवर्तन पर और इस व्यय का लगभग 24% हिस्सा जलवायु संबंधित जोखिमों के लिहाज से अति संवेदनशील चीजों पर था। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। बात करते हैं बिहार की कृषि जलवायु विवरणी की। ठीक है, बिहार की कृषि जलवायु के बारे में देखते हैं। बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है, जो हिमालय की निचली पहाड़ियों, गंगा के मैदान, विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा हुआ है। राज्य पूर्व पश्चिम में 483 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण में 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। समुद्र तट रहित बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर प्रदेश में नेपाल देश अवस्थित है। तो यहाँ पर आपको बिहार राज्य की सीमाएं बताई गई हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड राज्य है और उत्तर में नेपाल देश है। ठीक है, राज्य की मुख्य नदी गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में विभाजित करती है। इसके अलावा राज्य की 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन, ठीक है, ये तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों में बिहार को बांटा गया है। पहला है 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन, दूसरा है 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी जोन और तीसरा है आपका 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन। ठीक है, इसे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्य में 3 स्पष्ट मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। वार्षिक औसत तापमान जाड़ा के दिसंबर फरवरी महीनों के 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल जून महीनों में 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जोन में होती है, जिसका वार्षिक औसत लगभग 1450 मिलीमीटर होता है। व्यापक प्रकार की उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों को देखते हुए राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास की काफी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने यहाँ पर बिहार के भूगोल को कवर कर लिया है। इस मैगजीन में जितना भी बिहार का भूगोल दिया गया था, यहाँ पर काफी अच्छे से हमने इसे कवर कर लिया है। तो यहाँ पर बिहार का भूगोल आपका कवर पूरा हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में बिहार का भूगोल हमने कवर कर लिया है। अभी जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, यहाँ पर हम बिहार के इतिहास, बिहार की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस मैगजीन की जो क्लासेस हैं, इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।